सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम अहम मुद्दों को लेकर एक बार फिर हाजिर हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अमिताभ के साथ हम आज जिन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे उसमें महाराष्ट्र की ताज़ा स्थिति पर हमारी बात होगी। नारायण राणे की गिरफ्तार को हिरासत में लेना, अदालत में पेशी, फिर जमानत और तमाम जो विवाद है उस पर हम बात करेंगे। साथ ही बात होगी सरकार की नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की, यानी कि अपनी हिस्सेदारी तमाम सरकारी संस्थानों में से बेचने की तैयारी और उस पर कांग्रेस हमलावर है और इसको किस तरह से देख रहा है देश का आम नागरिक, उस पर हम करेंगे चर्चा। अमिताभ, नारायण राणे का जो पूरा मामला हुआ, किस तरह से इसे देखा जाए? क्या उद्धव ठाकरे ने ये साबित किया कि महाराष्ट्र में उनके बिना कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होगी? अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उस पर वो एक्शन लेंगे। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का कोई सबसे दमदार या मजबूत मुख्यमंत्री है तो वो उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। देखिए शाकिर, अगर बात की जाए नारायण राणे की, तो नारायण राणे ने जो अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो वो शिवसेना से ही उन्होंने की है। शिवसेना से ही वो निकले थे। बाला साहेब ठाकरे के साथ उन्होंने मतलब उनके संरक्षण में उन्होंने राजनीति की और बाला साहेब ठाकरे की ही देन थी कि उन्होंने उनको 8 महीने के लिए सीएम बना दिया। लेकिन सीएम जब बनाया तो उनके टकराव हो गए थे उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे के टकराव के बाद उनको पद से हटा दिया गया। फिर उसके बाद उनको टकराव के ही चलते निष्कासित किया गया। फिर वो कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने। फिर कांग्रेस के रास्ते वो बीजेपी में आ गए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नारायण राणे अक्सर उद्धव ठाकरे या फिर उनके बेटे आदित्य ठाकरे या उनकी पत्नी रश्मि के ऊपर अक्सर कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो बाला साहेब ठाकरे के ऊपर कटाक्ष नहीं करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये नारायण राणे जो ये शिवसेना, अगर आप देखेंगे उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे की जो छवि है वो एक सौम्य, मतलब एक सीधे साधे नेता के तौर पे बनी है। लेकिन उनके आसपास जो नेता हैं वो शिवसैनिक हैं, वो एक तरीके से इतने सौम्य नहीं है, वो बिल्कुल नारायण राणे की तरह ही आक्रामक हैं। तो जैसे ही नारायण राणे ने थप्पड़ मारने वाला बयान दिया कि हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि हमारा देश आज़ाद हुए कितने साल हो गया, और इसको लेके सब कुछ बातें होती है। अगर वो अपने सहयोगी से पीछे घूमकर पूछते हैं, अगर मैं वहाँ पे तो मैं थप्पड़ मार देता। इतनी बातें होती हैं, इस पे बवाल इतना हो जाता है कि अगले दिन बीजेपी दफ्तर में, जो मुंबई का या नासिक का बीजेपी दफ्तर है, वहाँ पे शिवसैनिक पहुँचते हैं, पत्थरबाजी होती है। फिर इनके ऊपर, नारायण राणे के ऊपर 3 FIR दर्ज होता है। फिर नासिक पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो आदेश देते हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए नासिक पुलिस पहुंचती है। वो उस टाइम पे जो मंत्री हैं नारायण राणे, वो उस टाइम पे खाना खा रहे होते हैं, हाथ में थाली होती है, निवाला उनके मुंह में नहीं जाता, उसके पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है सब कुछ, और उसके बाद रात में जमानत भी मिल जाती। ये सब चीज़ें जो देखने को मिली कहीं ना कहीं इसमें, और इससे पहले जमानत मिलने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके बाद बीजेपी भी कम आक्रामक नहीं है। JP नड्डा का भी बयान आ जाता है, बड़े बड़े नेताओं का बयान आता है, देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आता है, स्मृति ईरानी का बयान आता है, सबका बयान आता है। सब लोग उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर हमलावर है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो समझने वाली ये चीज़ है कि क्या नारायण राणे का ये जो बयान है, मतलब इस तरीके से क्या उनको गिरफ्तार करने, मतलब ये गिरफ्तारी हो सकती, मतलब गिरफ्तारी करने लायक थी? ठीक है, ऐसे अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे का भी एक बयान लोगों ने किया है जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणी की थी। तो ऐसी टिप्पणियाँ होती रहती हैं। लेकिन अगर जैसे शिवसेना, ये नारायण राणे की बात हो रही है, जब सुशांत मामला हुआ था, सुशांत मामले में एक ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था बेबी पेंगुइन को जिन्होंने ट्रेंड करवाया था वो नारायण राणे के लड़के नीतीश राणे हैं। तो ये अक्सर जो है उद्धव ठाकरे या उनके परिवार वालों पे निशाना साधते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इतनी नहीं है, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, और जन आशीर्वाद यात्रा निकालने, ये बीजेपी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, कई देश के कई राज्यों में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। और इनमें जो अगुवाई कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको अभी कैबिनेट विस्तार में जगह मिली है। सबसे बड़ी चीज़, अगले 6 महीने में मुंबई के महानगर पालिका में चुनाव होने हैं। देश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, वहाँ पे चुनाव होने हैं। और वहाँ पे पिछले 30 साल से
शिवसेना का दबदबा है। वहाँ कभी भी बीजेपी या अन्य दल नहीं आए और शिवसेना ही जीत रही। उसका अगर कारण देखेंगे कि जैसे कोंकण एक क्षेत्र है, कोंकण क्षेत्र के जो मराठा वहाँ पे हैं, वहाँ पे अगर वो कोंकण क्षेत्र आज भी शिवसेना के साथ रहता है तभी वहाँ पे वो दबदबा बना था। लेकिन कोंकण क्षेत्र के ही ज़्यादातर लोग जो मराठा हैं वो मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में भी शिवसेना का दबदबा है, मुंबई में भी। और कोंकण क्षेत्र से ही आते हैं नारायण राणे। अगर कोंकण क्षेत्र को देखा जाए तो शिवसेना जो आज वहाँ मजबूत हुई है तो ये उस समय से ही मजबूत है जब वहाँ पे कोंकण क्षेत्र में तब से मजबूत है जब वहाँ पे नारायण राणे को मतलब पूरा बागडोर दी, वहाँ की पूरी बागडोर नारायण राणे के हाथ में थी। अब बीजेपी नारायण राणे को बीजेपी यहाँ इसमें शामिल करवा के मंत्री सिर्फ इसलिए ही बनाया है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अगली बार जब नगर पालिका का चुनाव हो तो उसमें अपना वर्चस्व बढ़े। क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी दोनों शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे, बीजेपी को तो बहुत फायदा हुआ क्योंकि शिवसेना शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें कम बीजेपी की आई थी, 82 और 80 यही आंकड़ा था। लेकिन इसके बावजूद मतलब बीजेपी को बहुत फायदा होता है, शिवसेना को नुकसान होता है। अब बीजेपी चाहती है कि इस बार का जब चुनाव हो तो हम इसके जो वर्चस्व हमारा यहाँ कायम होते होते रह गया या हम ज़्यादा सीट लाते लाते रह गए उसको हम बढ़ा सके ताकि हमें आगे फ़ायदा मिल सके। इसी तर्ज पे एक तरह से कह लें कि इसी रणनीति के तहत इनको मंत्री बनाया गया है, इनको ये बागडोर दी गई है और अब सब कुछ एक तरह से वाद विवाद जो प्रतिवाद सब कुछ शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं वही ध्यान रखा गया है कि मुंबई नगर पालिका का जब चुनाव हो तो उसमें बीजेपी अपना फ़ायदा देख सके, शिवसेना अपना फ़ायदा दे। लेकिन ये जो जिस तरीके से उन्होंने केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया उससे कहीं ना कहीं शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो काफ़ी उत्साहित होंगे, उनके अंदर जो हौसला वो पहले से दोगुना हो गया होगा। तो इससे जो उद्धव ठाकरे ने 2 संदेश दिया। पहला संदेश ये दिया कि महाराष्ट्र में भले ही महाअघाड़ी की सरकार है लेकिन जो वो चाहते हैं वही होगा। उन्होंने अपने जो गठबंधन में उनके और अन्य दल जो कांग्रेस और एनसीपी हैं उनको भी ये संदेश दिया कि हम अभी भी अपने पुराने ही रुख पे रहेंगे और ऐसा ही हमारा चलता रहेगा। बिल्कुल, यानी नीतीश राणे और उनके पिता जिस तरह से तमाम बयान देते रहे शिवसेना के खिलाफ या उद्धव ठाकरे के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बीजेपी में जब वो गए हैं उसके बाद से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश है। क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को चुनौती देकर वो अपने आप को बीजेपी में एक कद्दावर नेता के तौर पे स्थापित करने की कोशिश में है। उसके पीछे की क्या राजनीति है, अमिताभ ने पूरी तरीके से उस चीज़ को समझाया। अमिताभ, अब बात सरकार की नई पॉलिसी को लेकर करें जहां प्राइवेटाइजेशन में सरकार आगे बढ़ रही है और सरकार अब हाईवे भी लीज पर देने की कोशिश में है, रेलवे में भी लीज पर तमाम चीज़ें जा रही हैं, होटल जो 5 स्टार होटल हैं देश के उस पर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, पेट्रोलियम में हिस्सेदारी बेच रही है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दरअसल सरकार अब किराए वसूल करके देश को चलाएगी? क्या इतनी ख़राब स्थिति देश की अर्थव्यवस्था की आ चुकी है कि सरकार को अपनी जो संस्थान हैं, अपनी जो जगहें हैं वो किराए पे देनी पड़ रही हैं? और अगर जिस तरह से सरकार का तर्क है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं इसमें घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या कोई प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट कंपनी एक घाटे के सौदे को लेना पसंद करेगी? और नहीं, अगर ऐसा नहीं है, ये तमाम चीज़ें अगर प्रॉफिट में चल रही है तो सरकार दे क्यों रही है? देखिए, बात शाकिर आपसे बता दें कि जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करी थी तभी उन्होंने ये चीज़ बोला था कि हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी एक लाने वाले हैं जिसके तहत हम ये चीज़ देखेंगे। उसमें 8 मंत्रालयों को शामिल किया गया था। उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन सी ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको हम अपने तरीके से अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लीज पे देंगे, ना कि बेचेंगे, हम उसको लीज पे देंगे। तो उसी के तहत ये बात निर्मला सीतारमण ने तभी कही थी। उसी के तहत ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी लाई गई है। इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने बोला है कि हम अगले 4 साल तक कुछ चीज़ें अपनी हम देंगे, क्या नाम है, प्राइवेट कंपनियों को देंगे और वो इस पे मतलब अपने हिसाब से चलाएंगे। हम उनसे एक तरह से रेंट वसूलेंगे, उनसे बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे आप ये कह रहे, जैसे सबसे ज़्यादा सड़क राजमार्ग, सड़क से ये वसूलने की बात हुई, फिर उसके बाद रेलवे ट्रैक, स्टेडियम
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको ये प्राइवेटाइजेशन या एक तरह से कह लें कि निजी हाथों में देंगे, फिर वो कुछ दिन हालांकि सरकार का ही इस पर अधिकार रहेगा, लेकिन वो प्राइवेट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना कम पैसे, इतने कम समय के लिए, सिर्फ 4 साल के लिए कोई कंपनी इतना इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें लोगों का ये कहना है कि अगर सड़क को भी निजीकरण हाथों में चली जाएगी तो इससे टैक्स, जो टोल टैक्स होता है वो महंगा हो जाएगा। और एक तरफ सरकार कह रही है पूरे देश से हम टोल हटाएंगे, दूसरी तरफ अगर प्राइवेटाइजेशन में ये तमाम सड़कें चली गई तो टोल तो दोबारा से वापस आ जाएगा। हाँ, तो उस पर निर्मला सीतारमण का यही कहना है कि हम टोल को लेके एक अलग से नियम बनाएंगे, उसके तहत ही वो टोल टैक्स वसूल पाएंगे, मतलब प्राइवेट कंपनियां जो भी रहेंगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई सारे, जैसे अगर आप बात करें कि जैसे BSNL उसमें शामिल किया गया, MTNL है, वो बहुत घाटे में चल रही है, एयर इंडिया घाटे में चल रही है, और तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो घाटे में चली, उसको ये लोग प्राइवेटाइजेशन या मतलब कह लें कि उनको देने के बाद या कंपनियों को एक तरह से रेंट पे देने के बाद जो पैसा आएगा, उनका कहना है कि हम इसको अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे, जैसे एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बात सामने है कि पहले किसी गवर्नमेंट कंपनी में अगर 1 रुपये जाता था तो वो कंपनियां वापस सरकार को 14 पैसे देती थी 1 रुपये के उस पर। अब 2018 तक की ये बात थी। 2019, 2020, 2021 की अगर बात करें तो 1 रुपये अगर जा रहा है तो सिर्फ 3 पैसे, मतलब बहुत कम। कोरोना काल में जो स्थिति अर्थव्यवस्था की है वो बहुत ज़्यादा चरमरा गई है। इस वजह से सरकार ने ये फैसला किया कि हम अपने कुछ चीज़ों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देंगे और जिससे हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक। अगर जैसे राहुल गांधी उस पर कांग्रेस हमलावर हुई, कांग्रेस कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने सीधा एक चीज़ बोला कि मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन 70 सालों से, पिछले 75 सालों से जो हमने पूंजी जमा कर रखी है उसको आप मतलब कुछ लोगों को मतलब जैसे कुछ बड़े उद्योगपतियों को हाथों में आप दे रहे हैं, तो ये मैं इसके खिलाफ हूँ। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर आज निर्मला सीतारमण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल पे हमलावर होती हैं कि देश के प्रधानमंत्री बाहर थे तो आपने एक बिल फाड़ दिया था, और फिर 2008 में आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेके एक बिल लेके आए थे, उसको बेचने की बात हो रही थी। उस पर स्मृति ईरानी की भी बयान आया, स्मृति ईरानी ने भी वही चीज़ बोला है। और उसके बाद तंज कसते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्या नई दिल्ली की जो मालिकाना हक है वो जीजा जी के पास है क्या, तो ये तंज भी उन्होंने कसा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम जब से पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि सरकार ये चीज़ें बेच दी, सरकार वो चीज़ें बेच दी, जब भी कुछ मतलब होता है कि सरकार बेचती है, हम इससे इतना पैसे कमा लेंगे, इतने पैसे कमा लेंगे, और आप RBI से भी इतने 1,75,000 करोड़ रुपए आपने लिया। लेकिन ये सारे पैसे आपको बताने पड़ेंगे या सरकार को ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी, आखिर इसका यूज कहाँ हो रहा है, ये पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि RBI से सरकार को पैसे लेने पड़े थे, तो वो आज तक डाटा अभी तक सामने नहीं आया कि सरकार ने बोला कि, और उसके बाद मोदी जी ने लॉकडाउन के समय 20,000 करोड़ का एक बजट भी जारी किया। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, जनता को चाहिए, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, तो उसका हिसाब तो हर किसी को चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं वो सरकार को देने पड़ेंगे। तो ऐसे में सरकार ये चीज़ पहले बताए कि ये जो पैसे आप 4 साल में ये रखे हैं कि 4 साल में हम इतने पैसे इकट्ठे करेंगे, तो सबसे बड़ा सवाल यही। और उसमें ये भी कहना है कि हमारे जैसे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है, तो उसको कंपनियां बनवाएंगी, फिर उसको सरकार को सौंप देंगी। लेकिन सबसे बड़ा ये भी सवाल एक इसमें निकलता है कि इतने कम समय के लिए कोई कंपनी इतना इन्वेस्ट क्यों करेगी। लेकिन बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है कि तमाम हमने देखा है जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं, लाल किला हो, तमाम ये भी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया गया। अब अर्थव्यवस्था बचेगी कहाँ जिसको हम मजबूत करेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक पेट्रोलियम से लेकर स्टेडियम से लेकर होटल और रेलवे हो, सड़क हो, सब तो हम प्राइवेटाइजेशन में झोंक रहे हैं। तो जिस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात निर्मला सीतारमण कर रही हैं, दरअसल वो अर्थव्यवस्था बची कहाँ पर है। हाँ, देखिए, प्राइवेटाइजेशन चीज़ जो है वो गलत नहीं है। अगर आप देखेंगे दिल्ली का उदाहरण लीजिए, दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो शीला दीक्षित ने सबसे पहले बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया था। पहले बिजली दिल्ली वासियों को बहुत अच्छी नहीं मिलती, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद दिल्ली में बिजली कैसी है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमें पता है कि दिल्ली की स्थिति अभी बिजली को लेकर क्या है, कि कई दिन हो जाते हैं बिजली कटती तक नहीं है। तो वही चीज़ है कि प्राइवेटाइजेशन गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ अगर प्राइवेटाइजेशन होने लगे तो एक आम आदमी, जैसे पीएम मोदी ने ही एक बार कहा था कि मैं हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ में बैठाना चाहता हूँ। ये पीएम मोदी का स्टेटमेंट है।
लेकिन जब आप सब कुछ प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट करने के बाद जो प्राइवेट कंपनियां रहेंगी आपको रेंट देंगी। अगर आपने ये कह दिया कि चलिए ठीक है, हम आपको 4 साल के लिए एयरपोर्ट दे रहे हैं और हमें इससे इतने पैसे चाहिए, तो कंपनियां अपना भी मुनाफा देखेंगी और उसके बाद जो वहाँ पे कर्मचारी काम करेंगे उनको सैलरी वैलरी सब लेके वो सब भी वो देखेंगी। तो सब कुछ करने के बाद वो अगर एयरपोर्ट या फिर किराया सब कुछ अगर महंगा कर देती हैं तो फिर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में कैसे बैठेगा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बाद अब हवाई चप्पल क्या, जूते पहनने वाला रेलवे में भी नहीं जा सकता, तो हवाई जहाज़ में किस तरह से सफ़र होगा? तमाम सवाल हैं। सरकार दरअसल इन तमाम चीज़ों को लेकर क्यों आगे बढ़ रही है? सरकार अभी स्पष्ट कर रही है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन अर्थव्यवस्था है कि मजबूत होती हुई दिख नहीं रही है। आज की बात में इन दो अहम मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। आपकी राय क्या है? आप क्या कुछ सोचते हैं इन मुद्दों को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहम मुद्दों की जानकारी आप तक पहुँच सके।